सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। देखिए थंबनेल पर देखा होगा तभी यहाँ पर आए हैं, वरना कोई आता नहीं है। वैसे क्या क्या देखा थंबनेल पर ईडी, आईबी, सीबीआई, रो कैसे काम करती हैं, इनमें अंतर क्या है और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन से। ठीक है, तो इसी को लेकर आगे चलते हैं। कोई मटर गश्ती नहीं होगी, कोई ज़्यादा बकवास नहीं होगी। और चलिए अब शुरू करते हैं। ईडी क्या है बेसिकली। ठीक है, ईडी से ही शुरू कर देते हैं क्योंकि ज़ुबान पर ईडी आया शुरुआत में, नहीं और से भी शुरू कर देते हैं। तो ईडी से शुरू करते हैं। चलिए, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय बेसिकली कार्य क्या करता है, ये देखिए 1956-57 में एक विंग बनाई गई थी एक वित्त मंत्रालय के अधीन। उद्देश्य क्या था उस विंग का कि आपको क्या करना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं या जो अवैध धन के मामले हैं उनको देखना है, उनको जो सरकार की नज़र में लाना है। ठीक है, तो 1957 में इसको जो प्रवर्तन निदेशालय कहा जाने लगा, प्रवर्तन निदेशालय इसको कहा जाने लगा। इसका काम क्या है बेसिकली वह मैं बता देता हूँ। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले। अब मनी लॉन्ड्रिंग पूछेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। सर मनी लॉन्ड्रिंग बता, लॉन्ड्रिंग क्या होता है। लॉन्ड्रिंग धोना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो मनी को धोना इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो अवैध धन है, जैसे कोई आतंकवाद से धन कमाता है, कोई अवैध हथियारों से धन कमाता है, कोई ड्रग्स से धन कमाता है, कोई तस्करी करके धन कमाता है, तो उससे जो धन आता है वह अवैध है सरकार की नज़रों में। ऐसी जो है व्यवसायों के जो है सरकार अनुमति नहीं देती है, तो अवैध है। तो यह जो धन आता है इसको वैध बनाने के जितने तरीके अपनाए जाते हैं वह मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। जैसे किसी गलत तरीके से उसको वैध बनाना, बिना कर दिए वैध बनाना, किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए उसको वैध बनाना, स्विस बैंकों में ट्रांसफ़र करना। और इसी के अधीन जो फेमा के मामले आते हैं, फेमा 2003 में जो बना था। क्या है फेमा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी इसका मतलब क्या है कि जो विदेशी संव्यवहार होते हैं, विदेशी संव्यवहार जितने होते हैं उन पर नज़र रखना, ठीक है, और उनका प्रबंधन करना। प्रवर्तन निदेशालय का यही कार्य है कि वह जो है वैध हो, अवैध ना हो। अवैध तरीके से जैसे स्विस बैंकों में बहुत से लोग धन ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यह अवैध है। अगर वह अवैध तरीके से कमाया गया है, ठीक है, उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी जाती है कि हमारा ये धन कहाँ से आया है, तो वह सभी धन अवैध है। अवैध का मतलब है जिसकी जानकारी सरकार को नहीं दी जाती है कहाँ से आया है, या जो है जिसके ऊपर कर नहीं दिया जाता है वह धन अवैध माना जाता है। ठीक है, या जो धन अवैध तरीकों से कमाया जाता है, अवैध कार्यों से कमाया जाता है, वह धन अवैध है। और उसको वैध बनाने के लिए जितने कार्य किए जाते हैं वह कहलाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग को ही देखता है प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, ये तो हो गया प्रवर्तन निदेशालय किसके अधीन है, वित्त मंत्रालय के अधीन है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, यानी वित्त से संबंधित जितने अपराध हैं वह कौन देखता है, प्रवर्तन निदेशालय। वह भ्रष्टाचार से कमाया हुआ वित्त भी हो सकता है, यानी भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन भी हो सकता है, तो भी प्रवर्तन निर्देशालय के अंदर ही आता है। अब चलते हैं हम अगली एजेंसी पर। अगली जांच एजेंसी कौन सी है? अगली जांच एजेंसी है देखिए आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है? आसूचना ब्यूरो। आसूचना हिंदी में कहते हैं आसूचना ब्यूरो। यह क्या काम है? देखिए, जो 1885 में है, 1885 में अफ़गानिस्तान में रूस हस्तक्षेप कर रहा था। अफ़गानिस्तान में जो है रूस हस्तक्षेप कर रहा था, तो उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस समय हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का ही शासन था, तो उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, सैनिक जो विभाग था, जी हाँ, जो सैनिक विभाग था उसी के अंदर एक विंग बनाई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि अफ़गानिस्तान में जो रूस हस्तक्षेप कर रहा है, जो अपने सैनिकों को रूस में ट्रांसप्लांट कर रहा है, उन पर नज़र रखना। अब आप बोलोगे कि नज़र रखने से हमें क्या मतलब, हम क्यों नज़र रखें? नज़र इसलिए रखा था क्योंकि यह आशंका थी कि रूस जो है उत्तर पश्चिमी भारत पर, देखिए भारत का उत्तर पश्चिमी हो गया, ये उत्तर पश्चिमी होगा, और यहाँ पर वर्तमान पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो तब बना नहीं था, तो ये भारत हो गया यहाँ तक, और ये ऊपर ही अफ़गानिस्तान था। तो अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से लगती थी। तो यह आशंका था कि जो यहाँ पर रसिया हो गया, मान लीजिए ये रसिया हो गया, तो अफ़गानिस्तान उसकी अंग्रेज़ों की आशंका थी कि रसिया यहाँ पर अपने सैनिक डालकर भारत पर आक्रमण करेगा और जो हमारा उपनिवेश है भारत उसको छीन लेगा। तो इसलिए 1885 में क्या बनाई गई थी, आईबी, मतलब एक विंग बनाई गई थी। यह माना जाता है यहीं से जो है आईबी की जो है संरचना, जो इसका संगठन है वो शुरू होता है। अब 1909 में क्या हुआ, 1909 में आते आते देखिए 1909 में जो है आंतरिक विद्रोह होने लगे। आपको पता होगा
आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा, स्वदेशी आंदोलन होने लगे 1906 से ही प्रारंभ हो गए थे ज़्यादातर, 1909 से बढ़ते बढ़ते फिर यह 1918 में ज़्यादा हो गया, 1919 में फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर 1922 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ, फिर यह आगे चलता गया। तो 1909 में जो है इसको आंतरिक मामले भी सौंप दिए गए कि भाई ठीक है, आप बाहर का देखते हो तो अंदर का भी देख लो, क्या आतंकवादी गतिविधियाँ कौन फैला रहा है, कौन जो है सुरक्षा को हानि पहुंचाना चाहता है, यानी जो हमारी सरकार है, उपनिवेश है इस देश में, इसको उखाड़ने के लिए कौन कौन प्रयास कर रहा है उसको भी देखो। तो 1909 में हो गए। अब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो यह सोचा गया कि यार अंग्रेज़ों ने बनाई तो हमारे विरुद्ध थी, क्यों ना फिर हम अपने लिए भी प्रयोग कर लें। सरकार ने सोचा कि सरकार की संरक्षण के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब भी लोग विरोध में उठेंगे, अब भी कुछ विरोध होंगे, सरकार को गिराने के प्रयास किए जाएंगे, ठीक है, बाहरी ताकतें कर सकती हैं, तो क्यों ना अब भी इसको चालू रखा जाए। तो 1947 के बाद भी जो इसको चालू रखा गया। आप पूछ सकते हैं कि यह आती किसके अधीन है, अब वर्तमान में कौन है इसका हेड कौन है? तो अमित शाह जी है, गृह मंत्रालय के अधीन है आईबी, अब वर्तमान में आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आईबी जो है वर्तमान में आती है। अब आईबी का हेड कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है? तो आईपीएस अधिकारी होता है, ठीक है। आईबी के जो मुख्यालय भी पूछे जा सकते हैं, संगठन कैसे है, तो फिर ये होता है राज्य स्तर पर इसका मुख्यालय होता है, फिर जिला स्तर पर होता है, ठीक है। अब इसका वर्तमान में काम क्या है, देखिए आप जानकर हैरान होंगे, चौंक जाएंगे मुझे लगता है, कि वर्तमान में आईबी का काम है कि जितने भी देश में व्यवस्था है उसको बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना, और जो विरोधी संगठन उठ रहे हैं उन पर नज़र रखना। जैसे आप कह सकते हैं कि विरोधी संगठन जो उठ रहे हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है भारत में, उसको सहयोग कौन कौन दे सकता है? उसको सहयोग दे सकता है रसिया, क्योंकि रसिया में कम्युनिस्ट का उदय हुआ था, और रसिया में अब भी है, चाइना में है माओवाद, तो उसको सहयोग रसिया और चाइना दे सकते हैं, तो उन पर नज़र रखना। 1968 तक आईबी का यह कार्य था। 1968 में क्या हुआ, क्या ऐसा संकट आ पड़ा कि एक अलग विंग बनानी पड़ी आईबी को ही काट कर। तो मैं बताता हूँ, पहले हम आईबी को ही समझते चलते हैं। तो इसका उद्देश्य है आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, विरोधी तत्वों को जो शांत रखना, मतलब अगर उठ रहे हैं तो उनको दबाना, उनके बारे में रिपोर्ट करना, उनके बारे में सूचना निकालना। अगर सरकार के विरोध में कोई ज़्यादा समाचार पत्रों में चीज़ें चल रही है तो इनके कुछ लेखक भी होते हैं जो सरकार का समर्थन करते हैं, ठीक है, सरकार की जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हैं, पॉजिटिव बिंदु बताते हैं। तो ये होती आईबी। अब 1962 में आपको पता होगा कि भारत चीन का युद्ध हुआ, 1965 में जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि आईबी के ऊपर जो बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब बोझ बढ़ गया कि क्या हुआ कि मतलब इसको आंतरिक मामले भी दे दिए गए, बाह्य मामले भी दे दिए गए कि यार बाहर भी देखो यार, आपको रसिया पर भी नज़र रखनी है, आपको चाइना पर भी नज़र रखनी है, आपको पाकिस्तान पर भी नज़र रखनी है। अब आईबी बेचारा अकेला अब क्या करे, मतलब एक संगठन क्या करे, अंदर भी देखो बाहर भी देखो, तो इसके लिए तो समस्या होगी। और 1965 और 62 के युद्ध में जो है यह अच्छे से काम नहीं कर पाया। तो इसीलिए 1968 में यह निर्णय लिया गया कि रो बनाते हैं, मतलब बाहर की जो व्यवस्था है उसके लिए एक अलग संस्था बना देते हैं, और तभी से जन्म हुआ रो का, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो बाह्य मामले देखती है। बाह्य मामले क्या है, जो आईबी पहले देखती थी। बाह्य मामले क्या क्या हैं जो आईबी पहले देखती थी, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, बता देता हूँ। बाह्य मामले जैसे रसिया और भारत के पड़ोसी देशों पर नज़र कि क्या क्या वो रक्षा में कर रहे हैं, क्या क्या जो है उनके यहाँ नई नई तकनीकें आ रही हैं, क्या व्यवस्था उनके यहाँ हो रही है, ठीक है, उस पर नज़र रखना और भारत को सचेत रखना और भारत को जो अप टू डेट रखना, ठीक है, ताकि युद्ध की स्थिति में हम उनका सामना कर सकें और हमारी जो सुरक्षा है उसको उचित कर सके। देखिए रो का क्या मतलब है, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा, लेकिन मैं असलियत में बता देता हूँ इसका आज उद्देश्य क्या है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बाह्य मामले हो गया, आतंकवाद से संबंधित मामले हो गए, आतंकवाद से संबंधित सभी मामले देखती है रो। अब आईबी और रो में कन्फ्यूज़न आपको ख़त्म हो गया होगा। रो बाह्य मामले, आतंकवाद से संबंधित मामले, भारत की सुरक्षा से संबंधित मामले, भारत के हितों से जुड़े हुए मामले जितने भी हैं वो रो देखती है। रो के बारे में, रो का डायरेक्टर कौन होता है, आईपीएस अधिकारी ही होता है। आईपीएस अधिकारी ही इसका डायरेक्टर होता है, ठीक है। मुख्यालय दिल्ली में है। तो ये रो के बारे में हो गया।
अब यहाँ तक कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई होगी रॉ के बारे में, आईवी के बारे में। अब आते हैं सीबीआई पर। ये सीबीआई कौन सी बला है, ये क्यों बनाई गई? तो सीबीआई का भी इतिहास कुछ अटपटा ही रहा है। आप सीबीआई सोचते होंगे कि हमारे राजनेताओं ने बनाई है, ठीक है, अपने उद्देश्यों के लिए बनाई है और अपने हितों के लिए बनाई है। तो सीबीआई का भी कुछ अलग मकसद था और यह इसकी जो जड़ें हैं वह 1941 से ही प्रारंभ होती हैं। अब कहोगे 1941, तो उस समय तो हम आज़ाद ही नहीं थे। बिल्कुल सही, हमारे यहाँ अधिकतर संस्थाएं वही हैं जो अंग्रेज़ बाबू हमें देकर गए थे। और हमने क्या किया है, हम भारतीय बहुत ही जो चतुर और समझदार हैं, उन्हीं संस्थाओं को हमने जो है अच्छे से अपडेट कर लिया है और उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो सीबीआई है उसकी जड़ें भी जो 1941 में 1941 में क्या 1941 में क्या था? अब थोड़ा इतिहास में जाइए, विश्व इतिहास में जाइए। उस समय क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ, सभी को पता होगा, ठीक है। तो उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जो भारत की भागीदारी थी विश्व युद्ध में, मतलब उपनिवेश की दृष्टि से थी, यानी अंग्रेज़ों की ओर से हम लड़ रहे थे, ठीक है, शामिल हुए थे युद्ध में। तो उस समय जो भागीदारी थी, उस समय जो भारत आपूर्ति कर रहा था, आपूर्ति सेना विभाग में जो आपूर्ति होती है, हथियारों की आपूर्ति, अन्य सामानों की आपूर्ति, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत से अधिकारी थे जो भ्रष्ट निकले। उन्होंने जो है बहुत कमीशन खाया, बहुत कमीशन खोर निकले वो। अब कमीशन खोर निकले तो अंग्रेज़ों का तो माथा ठनक गया, यार क्या करें। तो उस समय जो है ये सोचा गया कि इसके लिए एक काम करते हैं, एक अलग से खुफिया एजेंसी या ऐसी एक विशेष एजेंसी बना देते हैं, जो विशेष एक यूनिट बना देते हैं जो इस मामले की जांच करेगी और जो है इसका जो पूरा एनालिसिस करेगी, 360 डिग्री निकालेगी, वही अपने वाला 360 डिग्री, ठीक है, ये निकालेगी। तो उस समय जो है सीबीआई, इसका नाम तो यह सीबीआई 1963 में कहा जाने लगा, उस समय इसका नाम था विशेष पुलिस बल, ठीक है। यानी जो विभाग के अंदर भ्रष्टाचारी है, विभाग के अंदर जो घूसखोरी है, उसको बाहर निकालेंगे, उसका जो है आकलन करेंगे और उसका जो एनालिसिस कर जो है उनको जेल भेजेंगे, उनके बारे में जांच करेंगे। तो 1941 से जो है ये प्रारंभ होती है 1941 में। अब आप कहोगे कि 1941 में आ गई, ठीक है, विश्व युद्ध समाप्त हो गया। फिर मैंने क्या कहा था कि हम बहुत चालू लोग हैं, क्या है, हम बहुत चालू लोग हैं। तो 1945 में आए तो सोचा यार अब तो इसका काम खत्म हो गया है, क्योंकि अब तो आपूर्ति वाला मामला कुछ है ही नहीं। और फिर सोचा नहीं यार, अब हमने सोच ही लिया है, क्रिएट ही कर लिए कोई चीज़, तो क्यों ना इसका यूज करें। तो तभी जो है 1946 में क्या कहा कि इसको एक काम कर देते हैं, जितने भी हमारे विभाग हैं उन सभी में लगा देते हैं। यानी जितने विभाग हैं जिनमें भ्रष्टाचार है उन सभी में इसको लागू कर देते हैं, उन सभी में इसको लगा देते हैं। और 1946 में, जी हाँ, 1946 में तभी बना दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम, दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम। और तभी से आई सीबीआई, ठीक है। यहाँ पर भी अब भी इसका नाम सीबीआई नहीं था, यह है 1963 में जाकर सीबीआई इसको कहा जाने लगा, ठीक है, सेंट्रल ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 में आया, तो इसको जो सभी विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई कि आप इन सभी विभागों को देखिए, इनके अंदर जांच पड़ताल कीजिए। भ्रष्टाचार और घूसखोरी, दो ही मुख्य उद्देश्य थे, दो ही मुख्य कार्य थे, भ्रष्टाचारी और घूसखोरी, रिश्वतखोरी, ठीक है। जो रिश्वत लेते हैं लोग उनको पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, उनको अंदर डालना, और भ्रष्टाचार जो फैलाते हैं उनको अंदर डालना। अब इसके बारे में बहुत से सवाल उठाए जाते हैं सीबीआई के बारे में। 1963 में जो है इसको सीबीआई कहा जाने लगा। उस समय संथानम समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति गठित की थी? संथानम समिति। संथानम समिति गठित की गई थी भ्रष्टाचार जो चल रहा था भारत में उसका निपटारा करने के लिए, यानी जो भारत में भ्रष्टाचार था उसको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए संथानम समिति नियुक्त की गई थी। और इसी ने जो सीवीसी का सुझाव दिया था। अब ये सीवीसी क्या भला आ गई भी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो यहाँ तक सीबीआई का हो गया 1963 तक। अब सीबीआई के बारे में मैं वहाँ पर भी पहुँचूंगा, सीवीसी पर भी पहुँचूंगा, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सीबीआई पर ही थोड़ा है दो चार विचार और प्रस्तुत कर देता हूँ। सीबीआई के बारे में क्या कहा जाता है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार अपने निर्णय में कहा था कि यह पिंजरे में बंद होता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि पिंजरे में बंद होता है, क्या मतलब है कि इसको केंद्र सरकार जो है यूज करती है अपने हित के लिए, क्योंकि केंद्र का अभिकरण है, ठीक है, केंद्र का अभिकरण है, तो राज्यों में जो है ये प्रवेश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक उपबंध है कि राज्यों में जब प्रवेश करेगा तो राज्य सरकार की अनुमति लेगा, लेकिन अधिकतर बार ऐसा नहीं होता है। केंद्र इसको अपने अनुसार यूज कर रही है। और इसमें जो है यह भी कहा जाता है, जो सीबीआई के अधिकारी हुए हैं पहले, कि जो मान लीजिए भ्रष्टाचार में लिप्त है कई लोग, वो संयुक्त सचिव से ऊपर के अधिकारी हैं,
ठीक है, संयुक्त सचिव से ऊपर के अधिकारी या बड़े आला अफसर हैं, तो उनको इनके अधिकार से बाहर रखा गया है, सीबीआई के अधिकार से। अब रखा क्या गया है कि सीबीआई को जो है अगर उनके बारे में कुछ पता चलता है कि वो घूस ले रहे हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो तब सीबीआई को जो है मंत्री महोदय से, जिस विभाग में वो हैं, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि मंत्री साहब हमें अनुमति दीजिए, हम आपके अधिकारी को पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर यह समस्या आ जाती है कि नीचे तो यह ठीक है मामला देख लेती है, लेकिन ऊपर वाले मामले में यह जो इसके हाथ बंधे हुए हैं, अब मंत्री साहब क्यों अनुमति देंगे? आपको भारत में पता होगा मंत्री अधिकारी सब मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ऊपर वाला साथ में बैठते हैं, मंत्री और अधिकारी, जो ऊपर वाले हैं अधिकारी, तो वो आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं, वो नहीं देंगे अनुमति। तो इसलिए कहा जाता है कि यह ऊपर वाले अधिकार रोकने में असक्षम है, और इसीलिए जो बहुत से सीबीआई के पूर्व अधिकारी हुए हैं, उन्होंने यह कहा है कि जो इसका अनुमति लेने का जो ये कार्य है, यह लोकपाल को दिया जाए। यह जो है मंत्रियों से हटाकर लोकपाल को दिया जाए, और लोकपाल के संबंध में विशेष उपबंध है, तो उसमें भ्रष्टाचार होने की कोई संभावना नहीं रहती। उसके बारे में मैं कभी अलग वीडियो में बताऊंगा, अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इन्हीं को निपटा देते हैं। आईबी हो गया है, रो हो गया है, सीबीआई हो गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया है, प्रवर्तन निदेशालय हो गया है। अब सीवीसी पर आ गए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। हिंदी में इसका मतलब है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका हिंदी में मतलब है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है। तो ये सीबीआई के बारे में पूरा हो गया होगा। इसका हेड भी, सीबीआई का हेड भी होता है आईपीएस अधिकारी। इसकी नियुक्ति के बारे में बताऊंगा। अब इनको जोड़ते हैं, सीवीसी को जोड़ते हैं इसके साथ में, कंफ्यूज मत होइएगा, सभी चीज़ें क्लियर करते चला जा रहा हूँ। आईबी को ही लेकर चलिए हेड। आईबी बनी थी 1885 में गृह मंत्रालय के दिन, फिर रो बनी 1968 में। क्यों बनी? काम का प्रेशर बढ़ गया, शॉर्ट बता रहा हूँ थोड़ा। फिर जो है सीबीआई क्यों आई थी? 1941 में आई थी। क्यों आई थी? विभाग में जो भ्रष्टाचार था सीबीआई का 1946 में फिर सभी विभागों में डाल दिया गया, तो सीबीआई यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ईडी क्यों लाई गई थी? 1956-57 में जो वित्त मंत्रालय के दिन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो अपना पैसा सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए लाई गई थी 1956-57 में ईडी, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर यहाँ तक हो गया होगा। अब चलते हैं सीवीसी पर, ठीक है। अब सीवीसी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, बस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीवीसी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, क्योंकि इतना आपके पास समय भी नहीं होगा और मैं चाहता भी नहीं आपका समय व्यर्थ हो, ठीक है। तो चलिए अब सीवीसी पर चलते हैं। देखिए सीवीसी पर चलते हैं, सीवीसी पर चलते हैं। तो 1963 में ही इसकी जो कार्यपालिका आदेश के द्वारा इसका गठन कर दिया गया था, लेकिन 2003 में जो है इसका अधिनियम बनाया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में बनाया गया। अब 2003 में अधिनियम बनाया गया, तो इसमें सबसे पहली बात तो क्या होती, नियुक्ति के बारे में, कि इसका जो हेड होगा उसकी नियुक्ति कैसे होगी। तो उसकी नियुक्ति एक समिति करेगी, और उस समिति में 3 लोग होंगे। कौन कौन होंगे? भारत का प्रधानमंत्री हो गया, और गृह मंत्री हो गया, और विपक्ष का नेता हो गया। गृह मंत्री और विपक्ष का नेता, ये 3 लोग मिलकर जो हैं इसके जो हेड है उसको नियुक्त करते हैं, और यह स्वतंत्र है। सीवीसी स्वतंत्र है, हालांकि यह सांविधिक है, संवैधानिक नहीं, यानी यह शक्तियां संविधान से नहीं लेती है, विधि से लेती है, जो विधि सरकार ने बनाई है, यानी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बनाया है, इससे शक्तियां प्राप्त करती है। दोनों में अंतर होता है, संवैधानिक और संवैधानिक में, कभी फिर बताऊंगा अगर पूछोगे तो, नहीं ये मोटा मोटा बता दिया है। सीवीसी जो संवैधानिक है, इसके जो नियुक्ति करता है, कौन करता है? समिति करती है। समिति में होता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। अब सीवीसी का काम क्या है? यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इसका काम है केंद्रीय एजेंसी बनाना, जो शिकायतें सुन सके और शिकायतों की जो जांच पड़ताल कर सके, उनकी जो जांच कर सके, और जो अंडर में सीबीआई है, जो सीबीआई है, और जो दूसरा है ईडी है। अब इनको भी जोड़ लीजिए थोड़ा सा। सीबीआई के जितने भ्रष्टाचार से संबंधित मामले, ठीक है, सीबीआई क्या काम करती है? विभागों का भ्रष्टाचार का काम करती है देखने का। तो जितने भ्रष्टाचार मामले हैं, जो भ्रष्टाचार अधिनियम है, भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 1968 जो है, इस अधिनियम के बारे में अगर कहोगे तो मैं विस्तार से बताऊंगा। इसके बारे में मुझे विशेष ज्ञान है, तो देखेंगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पर आता तो बताएंगे। जो भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम है 1968,
उससे संबंधित जितने मामले हैं वो सीवीसी देखती है। मतलब सीबीआई उनका काम कर रही है तो यह ऊपर से ऐसे नज़र बनाए रखती है कि सीबीआई कहाँ कहाँ चल रही है, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सीबीआई कहाँ कहाँ चल रही है हम देख रहे हैं, उन मामलों पर नियंत्रण रखती है। और इसको सीवीसी को हम में से कोई भी शिकायत कर सकता है। तो शिकायत करेंगे तो फिर वह उस शिकायत को देखेगी। अगर आप चाहते हैं, आप उसी विभाग में हैं और आप किसी अफसर की शिकायत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी सूचना हाइड रखी जाएगी। इसका एक काम यह है कि यह सूचना जो बताती नहीं किसी को, हाइड रखी जाएगी सूचना। शिकायत मिलेगी, उसके बाद जो है सीबीआई को देगी। भ्रष्टाचार संबंधी काम है कि लगो काम पर, तो सीबीआई काम पर लगेगी। ईडी से संबंधित मामला तो ईडी को देगी। अब यहाँ पर सीबीआई और ईडी से कैसे जुड़े हुए हैं, तो जो सीबीआई के निचले पदों पर नियुक्ति है, जी हाँ, सीबीआई के जो निचले पद है, ये तो हो गया सीबीआई का डायरेक्टर साहब, ठीक है, ये आईपीएस अधिकारी होता है, मैंने बता दिया। अब सीबीआई के जो निचले हैं, निचले पद हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है सीबीआई में, उसकी नियुक्ति से संबंधित परामर्श डायरेक्टर के साथ मिलकर सीवीसी तय करती है। डायरेक्टर सीबीआई का और सीवीसी मिलते हैं, फिर परामर्श देते हैं कि कौन सा होगा। उसके बाद जो है इन जो निचले ऑफिसरों की नियुक्ति है वो की जाती है। ऊपर वालों की नहीं होती है, इसकी डायरेक्ट की नहीं होती, इसके परामर्श से, ये ध्यान रखना, सिर्फ नीचे वाले अधिकारियों की होती है। इसी प्रकार ईडी में भी नीचे वाले अधिकारियों की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो ये परामर्श से होता है। तो सीवीसी का ये काम है। सीवीसी का काम क्या है, एक केंद्रीय एजेंसी बना दी गई है भ्रष्टाचार से संबंधित जो समिति नियुक्त की गई थी भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट देने के लिए कि हम इस भ्रष्टाचार से कैसे पीछा छुटवाएं। तो तब उन्होंने कहा था कि आप एक काम कर दीजिए, एक सीवीसी बना दीजिए। अब सीवीसी क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कि उसको कोई भी पत्र फेंके, ठीक है, रिपोर्ट करे कोई भी भारत का व्यक्ति, और वह फिर जांच करे, उसकी जो है इंफॉर्मेशन हाइड रखे। और चूंकि यहाँ पर तो मंत्री साहब का दबाव रहता है सीबीआई पर, अब सीबीआई इनके अधीन आ गई तो यहाँ पर मंत्री साहब का दबाव कम हो गया सीवीसी पर। क्यों हो गया, क्योंकि स्वतंत्र है, कोई अधीन नहीं है, और नियुक्ति भी सिर्फ और सत्ता पक्ष पर नहीं है, क्योंकि 3 लोग करते हैं, विपक्ष भी साथ में आ गया, सत्ता पक्ष भी आ गया, गृह मंत्री भी आ गया। तो ये हो गई सीवीसी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, अब कंफ्यूज नहीं होगे। अब बताता हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, ठीक है, कौन सी सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि आपके पीछे अगर कोई लग गए तो आपका बर्बाद होना निश्चित है। तो देखिए, अगर हम सीबीआई के बारे में बात करें तो सीबीआई ऐसी संस्था है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह आपका फ़ोन टैप कर सकती है और इसको जो कोई वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम जो है यह इसको अनुमति देता है कि यह किसी का भी फ़ोन टैप कर सकती है, और उसके संबंध में जो है इसको कोई विशेष वारंट लेने की आवश्यकता नहीं। हालांकि टेलीफोन अधिनियम 1885 है। अगर आप वो कहोगे कि फ़ोन टैपिंग वाला मामले से संबंधित है, पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। टेलीफोन अधिनियम 1885 है, उसमें विशेष व्यवस्था की गई है। अगर टेलीफोन टैप किया जाएगा तो उसमें जो है एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें माननीय न्यायालय के भी न्यायाधीश होंगे, उसके बाद सरकार के भी कुछ व्यक्ति होंगे, वो मिलकर एक कमेटी बनाएंगे। जो कार्य है कि इस कारण से हमें फ़ोन टैप करना इस व्यक्ति का ज़रूरी है, राष्ट्र हित में, राज्य हित में, ठीक है, तो वह सौंपेगी और फिर वह समिति सोचेगी कि हाँ यार फ़ोन टैप करे ना करे। उसके बाद वह अनुमति देगी, निश्चित समय के लिए अनुमति देगी, और फ़ोन टैप करने के बाद जो है उसके पास सूचना भेजी जाएगी, फिर वह देखेगी, फिर वह नष्ट करने की अनुमति देगी कि यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन जिस किसी की प्राइवेसी को हैक किया, मतलब उसकी जो है निजता के अधिकार में दखल डाला है, उसको आप अब ख़त्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो ये है 1885 में। अगर सामान्य पुलिस वाला है कार्य करता है तो उसके लिए व्यवस्था है, लेकिन अगर सीबीआई करती है तो सीबीआई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये कर सकते हैं आसानी से, बेझंझट, मतलब इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसको अधिकार है ना, इससे कोई पूछेगा। तो इसलिए सीबीआई खतरनाक है। तो सीबीआई वाले से पंगा इसलिए नहीं लेना चाहिए, पुलिस वाले से ले सकते हैं। पुलिस वाला अगर अपने अधिकारों से बाहर जाता है तो आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं या उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर पुलिस वालों से डरते हो तो उसके लिए भी एक विशेष एक्ट है। अगर आप कहोगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप कैसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हो, आपके अधिकार क्या क्या हैं, आपके जो है रक्षा से संबंधित क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं। पुलिस, हमारे यहाँ तो पुलिस का डंडा राज इतना चलता है कि डरते इतने लोग पुलिस वालों से, ये नहीं पता कि वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं, ठीक है। जितने भी अधिकारी हैं और ये पुलिस वाले हैं, ये हमारे नौकर ही, नौकरशाह कहलाते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, पब्लिक सर्वेंट, जी हाँ। तो आपके नौकर हैं ये, सरकार आपके लिए है, आप सरकार के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो डरने की आवश्यकता नहीं, अगर आप कहते हैं तो मैं बनाऊंगा आपके लिए। तो सीवीसी हो गया, सीबीआई हो गया,
ईडी हो गया, और क्या हो गया, टेलीफोन एक्ट भी करवा दिया 1885, थोड़ा सा मोटा मोटा ही बताया है। भ्रष्टाचार अधिनियम बता दिया। अब इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बारे में बता सकता हूँ क्या क्या है, इसके बारे में कार्य, कैसे कैसे धन अगर आप लेते हो तो भ्रष्टाचार में माना जाएगा, कैसा धन नहीं माना जाएगा, तो इसके बारे में कभी विशेष वीडियो बनाऊंगा। ईडी बता दिया है, सीबीआई और रो हो गया है, जिसे फिल्मों में बहुत बार दिखाया जाता है कि ये व्यक्ति रो में काम करता है, ये वो करता है, कि इसका ये काम यह है देश के लिए। कौन सी फिल्म थी वो, शायद फोर्स 2 थी शायद, है ना, मैंने देखी है ये फिल्म, उसमें रो के बारे में दिखाया गया है, काम करता वो रो के लिए, तो फोर्स 2 फिल्म थी शायद। ठीक है, तो ये मैंने पूरा चक्कर समझा दिया। अब अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर थोड़ी बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। साइड में ही बटन है, इस साइड लाइक, इस साइड डिसलाइक है, कौन सा ही कर दीजिएगा, करना ज़रूर है। अगर ये कुछ कहना चाहते हो कि सर हमें और कुछ वीडियो बनाइए या ये चीज़ चाहिए, हमारी ये समस्या, तो तब बेझिझक नीचे कमेंट है, उसमें कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और शेयर करना चाहते हो तो कर दीजिए अपने साथियों के साथ, अगर चाहते हो कि हमारा चैनल ग्रोथ करे। ठीक है, और आप हमारा साथ देना चाहते हैं कि यार नहीं अच्छा पढ़ाते हैं और इनका चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा, तो हम चाहते हैं कि इनका साथ दें, हम इनकी सहायता करें, तो आप हमारी सहायता कर सकते हैं। उसके लिए एक शेयर का बटन दिया हुआ है, तो उस पर जितना मर्जी हो सके शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ये वीडियो चल सके, आगे बढ़ सके। और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो कर दीजिएगा। तभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, और जय हिंद, जय भारत।